नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। राजधानी देहरादून में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा के समय बेहतर तकनीकी का इस्तेमाल करने को लेकर सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी प्रतिभाग कर रही है। जो आपदा से निपटने के लिए किन किन तकनीकों का इस्तेमाल वर्तमान समय में हो रहा है, इसको लेकर जारी कॉन्क्लेव में देंगे। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कॉन्क्लेव में प्रतिभाग किया। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे उत्तराखंड के साथ साथ जितने भी आपदा प्रभावित राज्य हैं, जिनको हिमालयन राज्य कह सकते हैं, अधिक वर्ष आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पहले कुछ मौसम निर्धारित होते थे आपदा आने से, लेकिन आज मौसम निर्धारित नहीं है। किसी भी मौसम में कभी भी आपदा आ जाती है और आपदा से जो जन हानि होती है, धन हानि होती है, वो हमारे लिए बड़ा, मैं कहूँ कि नुकसानदायक होता है और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ ध्वस्त हो जाती हैं। इस प्रकार की जो आपदा प्रबंधन की कार्यशालाएँ हैं, वो एक तो प्रोएक्टिव मोड कैसे से हमको जानकारी हो जाए और आपदा होने के बाद उनका किस प्रकार से बचाव हो पाए। नई तकनीकी आई हैं, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आधुनिक प्रधानमंत्री तेजी से आगे बढ़ा है। तो इस कार्यशाला से उसमें बहुत सारा मंथन होगा। उस मंथन से निश्चित ही रूप से आने वाले समय में आपदाओं को कम कर पाएंगे। इस संबंध में कई महीनों से हमारे विभाग स्तर विचार चल रहा था, किस प्रकार से जो हमारी सरकारी तकनीकी संस्थाएं हैं भारत सरकार की और जो प्राइवेट एजेंसी है, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, कई तकनीकों का हमने टेक्नोलॉजीज़ का हमने अध्ययन किया और हमें लगा कि कई जगह से कोलैबोरेशन की आवश्यकता है, ताकि जो बेस्ट आउटकम है हमारे हिमालयी राज्यों के लिए वो हमें मिल सके। उसी के तहत हमने आज ये इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑफ जो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है आपदा प्रबंधन में, उसके लिए हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। उम्मीद है कि हमारी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी तकनीकी संस्थाएं हैं और विदेश की संस्थाएं हैं, उनका एक सामंजस्य स्थापित होगा और जो बेस्ट है उत्तराखंड के लिए, हिमालयी राज्यों के लिए, वो हम उसको प्राप्त कर सकेंगे। और हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर विधानसभा से विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे थे। उन पर विधायक द्वारा अधिकारियों से समीक्षा की गई। साथ ही शहर की बड़ी योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। नहीं, देखिए, वो जो 10 विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी कि सारे विधायक प्रस्तुत करें, तो उस श्रृंखला में हल्द्वानी के 1067 करोड़ के प्रस्ताव बने हैं। तो ये इतने विकास कार्य हल्द्वानी के हैं जो अनिवार्य हैं। और आईएसबीटी की मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, उन्होंने वन भूमि कहीं चयनित करी है, उसका वैसे अभी यहाँ के स्थानीय अधिकारी को कोई जानकारी नहीं है। तो देखते हैं, अभी कार्य मैं सारे प्रस्तुत करूँगा। मैं अपनी तरफ से मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। प्रयासरत रहूँगा कि विकास हल्द्वानी का सर्वोच्च हो और जो विकास करेगा, चाहे किसी सरकार में हो, किसी कालखंड में हो, उस सरकार की भी बड़ाई होगी और धन्यवाद भी दिया जाएगा। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के समर्थकों की अरेस्टिंग के बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में पुलिस सघन चेकिंग के साथ सभी इलाकों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर इस संबंध में भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि आए दिन उधम सिंह नगर में खालिस्तानी के प्रति झुकाव रखने वाले लोग चिन्हित होते रहते हैं। उधम सिंह नगर में खालिस्तान को लेकर हमदर्दी रखने वाले लोग हैं जो सोशली प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में पोस्ट करने और शेयर करते थे। उनको पुलिस ने चिन्हित कर लिया, उनकी काउंसलिंग की है। आपको जो नॉर्मल है हमारा उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पे ज़्यादातर केसेस हमारी उधम सिंह नगर और जो बाकी थोड़ा बहुत इधर अपने हरिद्वार यहाँ का अलर्ट किया हुआ। खास करके उधम सिंह नगर में हमारे
मॉनिटरिंग। वैसे ऐसा है ना कि कोई किसी ने अनजाने में कुछ कमेंट कर रहा है उस पर, फिर उन लोगों को काउंसलिंग हो रही है, भाई ये आपने जो करे वो गलत है, काउंसलिंग हो रही है। जब ज़्यादा परसिस्टेंट हमको लगा कि इस पर काफ़ी हमको काम करना है तो फिर उनको खिलाफ फिर कार्रवाई भी की जाएगी। और खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का डायरेक्टर बताकर रौब झाड़ने वाले फर्जी आईएएस अधिकारी किरण पटेल को भले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया हो, लेकिन मामला तुल पकड़ते ही उत्तराखंड पुलिस भी बगले झांकने लगी है। बताया जा रहा है कि फर्जी अधिकारी किरण पटेल बीते साल उत्तराखंड में भी आया था और देहरादून हरिद्वार के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा भी किरण पटेल ने की थी, जिसकी तस्वीरें भी आरोपी किरण पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर भी शेयर कर रखी है। इसको चेक कराना पड़ेगा, अभी चेक करके बता पाऊंगा मैं। वैसे होते हैं ना वो प्रॉपर, हमारा कहीं से भी सिक्योरिटी कैटेगरी का वो कंसर्न पुलिस अथॉरिटी से आता है तब हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली से कोई आ रहा है, सो दिल्ली पुलिस अपना किसी को भी सिक्योरिटी कैटेगरी होता है तो दिल्ली पुलिस आल्सो कन्वेज टू द स्टेट, हमारे पास जो आती है पैक्स आती है तब हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बट इस वाले में हम चेक कर लेंगे, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देहरादून में डीजीपी अशोक कुमार ने 42वीं एनटीपीसी सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में पदक प्राप्त खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए कड़ी मेहनत और लगन से अभ्यास करने और स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि गुजरात में आयोजित हुई 42वीं एनटीपीसी सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में उत्तराखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर कंपाउंड प्रतियोगिता में मुख्य आक्षी संतोष कुमार ने कांस्य पदक जीतकर उत्तराखंड पुलिस का मान बढ़ाया है। तो उत्तराखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने बढ़ाया मान। बता दें कि एक ने कांस्य पदक जीता है तो दूसरे ने स्वर्ण पदक जीता है। इसकी शुभकामनाएं भी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से दी जा रही है। तो 42वीं एनटीपीसी सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप में ये पदक जीता गया है, जिससे उत्तराखंड पुलिस का मान भी बढ़ गया है। तो वहीं हल्द्वानी की कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को मंगलवार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुमाऊं मंडल में अब तक की सबसे भारी मात्रा में स्कैम बरामद की है। आईजी नीलेश आनंद भड़ने और एसएसपी पंकज भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 522 ग्राम स्कैम के साथ एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से जो है 522 ग्राम स्मैक बरामद की है, जो काफ़ी उच्च कोटि की स्मैक है और ये बड़े लेवल का जो है पेडलर डिस्ट्रीब्यूटर है, जो माल जो है ये यूपी की तरफ से आता है और पहाड़ों पे भी जाता है माल। और ये लगभग जो है यहाँ की लोकल कीमत इसी 50 लाख से ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ से ऊपर इसकी आकी जा रही है। कुमाऊं की सबसे बड़ी अब तक की ये ड्रग्स की रिकवरी है और नैनीताल पुलिस लगातार जो है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 का नारा है, इस पे हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। और पूरा जो दोनों फ्रंट पे जो है सप्लाई पे भी हम लोग का ये है, पूरा लगातार हम लोग रेड कर रहे हैं और डिमांड पे भी हम लोग जन जागृति अवेयरनेस स्कूल कॉलेजों में कर रहे हैं कि लोग इसके प्रति जागरूक हो और इसकी कोई डिमांड ना करें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते से शुरू होने जा रही है। यात्रा काल का पीछा रिकॉर्ड देखते हुए उत्तराखंड सरकार चारों धामों में आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तैयारियों में जुट चुकी है। इस बार देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 1 महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा की गई है और अब तक 5 लाख से ऊपर तीर्थ यात्री अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। यात्रा व्यवस्था के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन भी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट आने वाली 25 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं और यात्रा से जुड़े सभी विभाग अपने कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन बेमौसम बारिश और बर्फबारी होने से धाम में चल रही तैयारियों पर भी इसका असर पड़ रहा है।
पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं आम जनता जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों पर ओलावृष्टि की वजह से मसूरी में ओले की सफेद चादर ओढ़ ली है, तो वहीं मसूरी में मौजूद पर्यटक ओले को बर्फ समझकर आनंद ले रहे हैं। उधर मसूरी में और आसपास के क्षेत्र में हुए ओलावृष्टि में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं खड़ी फसलों पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जिससे किसान काफी परेशान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश का अनुमान जताया है। वहीं निचले इलाकों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ घंटों से लगातार जहां बारिश हो रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि कल से मौसम जहां साफ नजर आएगा, वहीं 24 और 25 मार्च को फिर से बारिश की संभावना बन रही है। 24 और 25 मार्च को ओलावृष्टि की संभावना भी मौसम निदेशक की तरफ से जताई गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए ये बारिश खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में राहत लेकर आई है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उन क्षेत्रों में फसलों के लिए ये बारिश काफी लाभदायक है। बिल्कुल बर्फबारी भी टेम्परेचर गिरे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं, चारधाम लोकेशन ऐसे जो एरिया है वहाँ तो अच्छी बर्फबारी होगी। लेकिन उसके अलावा देखेंगे कि तो जो आपके 3000 तक भी है एरिया, जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट खासकर हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या रुद्रप्रयाग है, तो उसमें तो 3000 तक भी जो है जो आपको बर्फबारी दिखेगी कल सुबह तक में। धर्मनगरी हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि और रामनवमी को नवरात्रि नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाए जाने के लिए प्रमुख देवी मंदिरों और शक्ति पीठों मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी, सुरेश्वरी देवी, शीतला माता, बूढ़ी माता, हर की पैड़ी का चयन किया गया है। जिलाधिकारी वीरेश शंकर पांडे ने बैठ कर कहा कि कन्या पूजन में मातृ शक्ति के सामर्थ्य और शक्ति का प्रतीक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के हिसाब से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिला और बालिकाओं की विशेष सहभागिता सुनिश्चित की जाए। और उत्तराखंड में धामी सरकार कई कड़े और बड़े फैसले लेकर देश के अन्य राज्यों में मिसाल कायम करना चाहती है। धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की बात हो या फिर अयोध्या में राज्य अतिथि गृह बनाने की हो, कुल मिलाकर प्रदेश सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर फोकस करने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत जुलाई तक उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को देश का पहला राज्य बनाना चाहते हैं। सीएम धामी ने बजट सत्र के दौरान इसके संकेत भी दिए थे। ये रिपोर्ट देखिए। – 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी साल नवंबर में राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भी धामी सरकार मुद्दों को लेकर रण में उतरने को बेताब दिखाई दे रही है। यानी कि धामी सरकार के लिए साल 2023 और 24 चुनावी परीक्षा का साल भी होगा। सरकार के एक के बाद एक सामने आ रहे फैसले संकेत दे रहे हैं कि चुनावी साल में उसका मुद्दा हिंदुत्व के एजेंडे पर जोर देने का होगा। कैसे, अब वो भी समझिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सीएम धामी के उस बयान को समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि जुलाई तक उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे में शामिल अयोध्या के राम मंदिर को लेकर हिंदुओं की भावनाओं को जगाने की कोशिश भी सरकार की ओर से होती हुई दिखाई दे रही है। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि धामी सरकार अयोध्या में एक अतिथि गृह बनाएगी ताकि राज्य के लोग जब वहां जाएं तो उन्हें आवासीय सुविधा मिले। इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से 1 एकड़ जमीन मांगी गई है। यूपी सरकार की ओर से बकायदा सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। राज्य में जबरन धर्मांतरण परिवर्तन के खिलाफ सरकार सख्त कानून बना चुकी है। अब सत्ताधारी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बकायदा इसके प्रचार का जिम्मा सौंपा जा रहा है। बूथ स्तर तक
सरकार के जिन बड़े फैसलों को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई है, उसमें धर्मांतरण को रोकने का कानून सबसे ऊपर है। हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर अब सियासत भी तेज हो रही है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव आते आते हमने देखा कि भाजपा का एक ही मॉडस ऑपरेंडी रहता है और वो है हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान करने का। तो हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, धर्म की राजनीति की आड़ आप ले रहे हैं, क्योंकि हर मोर्चे पर आप विफल साबित हुए हैं। युवाओं को आप संतुष्ट नहीं कर पाए, महिलाओं के प्रति अपराधों को आप नहीं रोक पाए, किसानों को की आपने दुर्दशा कर दी है, कानून व्यवस्था पटरी से पूरी तरह से प्रदेश में उतर चुकी है, रसूखदारों की सरकार चल रही है और जनता की आप बीती को कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अब आपके पास एक ही डूबते को तिनके का सहारा है और वो है हिंदुत्व का एजेंडा। देखिए, सीएम साहब जनहित में फैसले ले रहे हैं। सीएम साहब ने अभी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि नकल विरोधी कानून लाकर, जो देश का सबसे सशक्त कानून है, जो गरीब मजदूर किसान के बच्चे जिनके पास पैसा नहीं होता था, जिनके पास भ्रष्टाचार में देने के लिए पैसे नहीं थे, आज गरीब मजदूर किसान के बच्चों को नौकरी मिलेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, नकल विरोधी मजबूत कानून आया है। इसके लिए मैं सीएम साहब को बधाई देता हूं। और ये बहुत अच्छे काम धर्मांतरण कानून लेकर हमारे धामी जी लेकर आए हैं। अभी कॉमन सिविल कोड का कानून लेकर आए हैं। महिलाओं को 30% आरक्षण धामी जी ने की सरकार ने दिया है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि हम समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं और महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में देने की बात कही है। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य और मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम के कायाकल्प योजना के जरिए राज्य में भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करेगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये नारा और जोर पकड़ेगा। इसके साथ ही धामी सरकार हरिद्वार में हर की पैड़ी गलियारा बनाने की योजना पर जोर दे रही है। इन सभी योजनाओं को धामी सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संकेत दे दिया कि धामी के एजेंडे पर हिंदुत्व प्राथमिकता पर होगा। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें विकास कार्यों को लेकर सीएम धामी ने दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी तरफ से इस संवाद पहल का शुरू किया गया है, जिससे निकट भविष्य में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और राज्य की जनता को विकास के कामों का लाभ मिलेगा। हमारा हेतु है कि लगातार संवाद होता रहे और हमारे जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण और हमारे सभी अधिकारीगण, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। और ये हमने नया काम शुरू किया है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। तो वहीं राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश भर में कल से चैत्र नवरात्रि की धूम रहेगी, जिसमें जिला प्रशासन के माध्यम से छोटे छोटे कस्बों और बस्तियों में भी मंदिरों को सजाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से इस चैत्र नवरात्रि में नारी शक्ति उत्सव और नारी सुरक्षा को समर्पित कार्यक्रम किए जाएंगे। नारी शक्ति निश्चित रूप से जहाँ हमारा ये पर्व प्रारंभ हुआ है, हमें तय किया इस पर्व में उत्तराखंड के अंदर जो हमारे छोटी बस्तियों में जो मंदिर हैं, जहाँ हमारी बड़ी बस्तियाँ हैं, बड़ी बस्तियाँ हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, उन सभी मंदिरों को अपने अपने स्तर से जिलाधिकारीगण देखेंगे, वहाँ का विभाग देखेगा और वहाँ पर नारी सशक्तिकरण के लिए जो ये हमारा पर्व मनाया जाता है, इस पर्व को हम नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों का ही स्वरूप देकर मनाने का हमने निर्णय लिया। इसको रूप से मनाएंगे। उत्तराखंड में मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले में सियासत गर्माती जा रही है। दरअसल गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार किसी विधायक ने राज्य में बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन और मुस्लिम लैंड जिहाद के मामले को उठाया है। बीजेपी के रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा ने सदन में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जताते हुए मुस्लिम लैंड जिहाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने चिंता जताई थी कि उत्तराखंड में यह समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है, साथ ही राज्य में जनसंख्या असंतुलन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या पिछले लंबे वर्ष से देखने में आ रही है कि जिहादी मनोवृत्ति के लोग जो हैं कई सारे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण करते नजर आ रहे हैं। लैंड जिहाद जिसे कहते हैं और लव जिहाद, ये पूरे उत्तराखंड में नजर आ रहा है। देवभूमि में हर जगह जनसंख्या असंतुलन ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। तो मैंने आज विधानसभा में प्रश्न उठाया है कि ये जो लैंड जिहाद, जिहादी मनोवृत्तियों के लोगों के द्वारा, और लव जिहाद, अब इसके उदाहरण हैं भी। कुछ दिन पहले ही मेरे रुद्रपुर में एक व्यक्ति राजकुमार नाम की आईडी लेकर आता है, एक बच्ची से दोस्ती करता है और बाद में जांच करने के बाद पता चलता है उसका नाम शाहरुख खान था। ऐसे ही एक व्यक्ति दिलीप नाम की फेसबुक आईडी से रिक्वेस्ट भेजता है बच्चियों को, उनसे दोस्ती होती है। जब थोड़ी सी उसमें शक होता है, हम लोग उससे जांच कराते हैं तो उसका नाम दानिश अली निकलता है। तो ये लव जिहाद के इतने उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। ये निश्चित रूप से आध्यात्मिक हमारी जो यहाँ कई विशेषता है उसको व्यवधान करने वाला है और इसके बड़े दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आज विधानसभा में नियम 300 में मैंने इस प्रश्न को उठाया। आबकारी निधि आ गई ना, कल ले ली, कर दिया आपने। उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए जनपद हैं उनका निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मिट्टी से, वहाँ की माटी से मिलना जुलना, वहाँ के कल्चर से भी मिलना जुलना अधिक रहता है। ऐसे में जो मुस्लिम लैंड जिहाद का जो विषय आ रहा है, तो वहाँ के जो हमारे विधायक हैं उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त करी है, सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और सरकार ऐसे सभी विषयों का संज्ञान ले रही है। और उत्तराखंड राज्य में किसी भी रूप में हम लैंड जिहाद को बढ़ावा नहीं देंगे। जो भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का काम करेंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैरसैंण सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायकों के साथ मुख्य सचिव का व्यवहार अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के विधायकों की तरफ से मुख्य सचिव के व्यवहार को लेकर विधानसभा में ही विशेषाधिकार हनन का मामला भी लाया गया था, जिसके बाद कांग्रेसी विधायक प्रीतम सिंह ने कहा था कि अधिकारियों ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो सकती है। जो विधायकों का सम्मान है, अधिकारी उसको करने का काम करे और अधिकारी उसका जो है क्या नाम पालन ना करे, तो कभी ये कन्फ्लिक्टेशन हो सकता है, ये संघर्ष हो सकता है कि भाई जब जनप्रतिनिधि को लगेगा कि मेरा अपमान किया जा रहा है तो फिर कोई टाइम थोड़ी लगता है। तो वहीं राजधानी देहरादून में धारा 420 के 1900 मामले अब दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय भी गंभीर दिखाई दे रही है। पुलिस मुख्यालय ने मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो सके। उसे वेरिफिकेशन करा डाला। 1900 केसेस है, 420 के तो उसमें। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।